नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम क्लास 12th की एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। 1.3 जो है वो संयुक्त फलन और प्रतिलोम फलन के बारे में है ना। तो ये 1.3 जैसे मैं आपको बता चुका कि हमारे जो फलन का जो टॉपिक है वो 11th की एक जो बुक है फर्स्ट बुक उसके अंदर एक प्रश्नावली है वो हमने की है। एनसीईआरटी की जो क्लास 12th की जो एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 है फलन के ऊपर वो कर रहे हैं। 1.2 हमने लास्ट वाले लेक्चर में निपटाई थी। अब 1.3 जो है वो हम यहाँ पे पूरी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक फलन है f जो इस समुच्चय से इस समुच्चय में जाता है। ठीक है, ये इसका प्रांत हो गया 1 3 4 और परिसर हो गया 1 2 5, सह प्रांत हो गया, सह प्रांत हो गया 1 2 5। फिर एक फलन g है, g जो है वो 1 2 5 है और g का जो सह प्रांत है वो है 1 3। ये आपका f और g है। अब क्वेश्चन में जोड़े बनाए हुए हैं, फलन कैसे काम करता है f उसके बारे में दिया है कि जो आपका f है भाई वो इस तरीके से काम करता है। 1 2 1 2 1 पे 2 देता है, 3 पे 5 लौटाता है और 4 पे आपको 1 लौटाता है। ये f के काम करने का तरीका हो गया। f इस तरीके से काम करता है। अगर आपको g चाहिए, अगर आपको g के बारे में जानना है तो g जो है वो 1 पे 3 देता है। 1 रखेंगे तो 3 देगा, 2 रखेंगे तो आपको 3 देगा, 1 पे भी 3 देता है, 2 पे भी 3 देता है और 5 पे 1 देता है। ये इसके जी के काम करने का तरीका है। अब क्वेश्चन में कहा है कि गॉफ निकालिए, GOF निकालिए। ठीक है साहब, GOF निकालते हैं। GOF ज्ञात कीजिए। एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, GOF का मतलब क्या होता है, G के अंदर F है। G के अंदर F है, इसका मतलब F जो है वो फर्स्ट है और G जो है वो सेकेंड है। ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड है। ठीक है ना। गॉफ में हमेशा याद रखिए, जब भी आपको गॉफ वॉक बताए तो जो दिख रहा है वो सेकंड है, जो पहले दिख रहा है वो सेकंड है और जो बाद में दिख रहा है वो फर्स्ट है, क्योंकि जी के अंदर एफ है तो एफ पहले आएगा, जी बाद में आएगा। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है ना। तो ये जो है इस तरीके से होगा, पहले एफ आएगा, एफ आने के बाद फिर जाके जी आएगा। ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हमें जब भी हम संयुक्त करते हैं तो संयुक्त करते टाइम पे हम क्या देखते हैं कि एफ का जो सह प्रांत है, एफ का सह प्रांत, पीछे वाले लेक्चर आपने ध्यान से देखे होंगे उम्मीद करता हूँ। एफ का जो सह प्रांत है वो जी का प्रांत होना चाहिए। अगर आप गॉफ बनाना चाहते हैं, गॉफ बनाना चाहते हैं मतलब आप जी के अंदर एफ रखना चाहते हैं, जी के अंदर एफ रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एफ से जी आए, एफ से जी आए, तो एफ का सह प्रांत जी के प्रांत के बराबर होना चाहिए। तो देखिए एफ का सह प्रांत कौन है, ये रहा, ये एफ का सह प्रांत है, एफ का सह प्रांत है और ये जी का प्रांत है। मिलाइए दोनों को। क्या एफ का सह प्रांत जी के प्रांत के बराबर है? तो जवाब है हाँ जी है तो फिर संयुक्त हो सकता है ना। अब चलिए संयुक्त करते हैं। पहले एफ को बनाते हैं। एफ का प्रांत क्या है, 1 3 4 और सह प्रांत क्या है 1 2 5। तो ये 1 3 4, 1 3 4 और सह प्रांत है 1 2 5। ये है हमारे एफ का। और एफ किसको किससे कनेक्ट कर रहा है वो भी देखिए। एफ कनेक्ट कर रहा है 1 को 2 से, 1 पे 2 दे रहा है। ठीक है भाई, 1 पे 2, 3 पे 5, ठीक है 3 पे 5 और 1 पे 2, 3 पे 5, 4 पे 1, 4 पे 1। ये आपके एफ के काम करने का तरीका हो गया। फिर आ जाते हैं जी पे। ये जी फलन यहाँ से यहाँ परिभाषित है, जी है, जी का प्रांत जो है वो 1 2 5 होगा ही होगा और परिसर है इसका, सह प्रांत है इसका 1 3। ये जी है यहाँ से यहाँ तो एफ हो गया, यहाँ से जी शुरू हो गया। जी में बताया गया कि 1 पे 3 आता है, 1 पे 3 आता है, 2 पे 3 आता है और 5 पे 1 आता है। ये लीजिए हो गया, ये आपका जी है। सही है। अब हमें कह रहा है संयुक्त कीजिए। लीजिए साहब अभी संयुक्त कर देते हैं, कोई इशू नहीं है संयुक्त करने पे। शुरू करते हैं। 1 से क्या आया, 2 आया, 2 से क्या आया, 3 आया, तो 1 से 2 आया, 2 से 3 आया, तो 1 से क्या आया, सीधा 3 आया। ये लीजिए भाई, ये आपके गॉफ के जोड़े अभी बना देते हैं हाथों हाथ ही। 1 से क्या आया, फाइनल क्या आया, 3 आया, 1 से 3 आया, हो गया। 1 से 2 आया, 2 से 3 आया, तो फाइनली 1 से क्या आया, 3 आया। चलिए अगले जोड़े पे चलते हैं। 3 से क्या आया, 5, 3 से 5 आया, 5 से क्या आया, 1 आया, तो फाइनली क्या हुआ, 3 से 1 आया। ये लीजिए दूसरा जोड़ा बन गया। तीसरे जोड़े पे आते हैं। 4 से क्या आया, 1 से क्या आया, 3, 4 से आया
1 और 1 से आया 3, तो फाइनली 4 से क्या आया 3, 4 से 3। ये लीजिए, ये आपके तैयार हो गया गॉफ। कोई मुश्किल नहीं है। तो संयुक्त फलन का काम भी यही होता है ना कि दो फलन जो कर रहे हैं वो सीधा फर्स्ट को लास्ट से कनेक्ट कर दें, बात खत्म। ये आपका संयुक्त हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में एफ जी एच फलन है जो आर से आर पे परिभाषित है। 3 फलन है, एक का नाम है एफ, एक का नाम है जी और एक का नाम है एच, और सबके सब आर से आर पे, रियल नंबर से रियल नंबर पे परिभाषित है, आर से आर में परिभाषित है। तो इसका पहला रिजल्ट कहता है कि प्रूफ कीजिए कि अगर मैं एफ और जी को जोड़ता हूँ और जोड़ने के बाद मैं एच के साथ उसे संयुक्त करता हूँ तो ये बराबर होगा कि अगर मैंने पहले संयुक्त किया, एच को एफ के साथ संयुक्त किया, जी को एच के साथ संयुक्त किया और बाद में जोड़ा, तो ये एक ही बात होगी, ये एक ही बात होगी। अगर मैं जोड़ता पहले हूँ संयुक्त बाद में करता हूँ, या संयुक्त पहले करता हूँ जोड़ता बाद में, तो ये बराबर होगा। तो आइए इसका छोटा सा प्रूफ है वो हम दे देते हैं अभी। छोटा सा ही प्रूफ है। एफ प्लस जी जब हम संयुक्त करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम एफ प्लस जी के अंदर क्या रखने वाले हैं, एफ प्लस जी जो है उसके अंदर हम एच रखने वाले हैं ना, सही है। एफ प्लस जी को हम एच के साथ संयुक्त कर रहे हैं, इसका मतलब एफ प्लस जी के अंदर हम एच को रखने वाले हैं। अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं क्योंकि प्लस का चिन्ह है, अलग अलग हो जाएगा। एफ के अंदर एच प्लस जी के अंदर एच, और एफ के अंदर एच होने का क्या मतलब हुआ, एफ के अंदर एच होने का मतलब एफ ओ एच, एफ और एच का संयुक्त फलन है। जी के अंदर एच होने का मतलब क्या है, जी और एच का संयुक्त फलन है। तो ये लीजिए एफ ओ एच और जी ओ एच बराबर आ गए, तो ये सही है। ऐसे ही इसका गुणा के लिए भी कहा गया कि गुणा के लिए भी ये प्रूफ कीजिए कि अगर मैं दो फलनों को पहले गुणा करता हूँ और उसके बाद में उसे एच के साथ संयुक्त करता हूँ, या पहले संयुक्त करता हूँ और फिर गुणा करता हूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये संयुक्त किया एफ के साथ, ये जी के साथ संयुक्त किया और उसके बाद में मैंने गुणा की, तो ये बराबर आएगा। हाँ जी बिल्कुल बराबर आएगा। प्रूफ देख लीजिए कि ये एफ गुणा जी है, मैं इसको एच के साथ संयुक्त कर रहा हूँ, संयुक्त कर रहा हूँ इसका मतलब मैं एफ इंटू जी के अंदर एच को रख रहा हूँ, यही होगा इसका मतलब। यही होता है ना जब आप एफ ओ जी करते हैं तो एफ ओ जी का मतलब क्या होता है, एफ के अंदर आप जी रख रहे हैं, तो यहाँ एफ गुणा जी को एच के साथ संयुक्त कर रहे हैं, तो एफ गुणा जी में आप क्या रख रहे हैं, एफ के साथ एच इंटू जी के साथ एच। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या हुआ। देखिए बेटा यहाँ पे 2-3 बातें जो इंपॉर्टेंट थी जो हमने पहले भी यूज़ किया वो भी समझा देता हूँ। आप जब ऐसे लिखते हैं एफ प्लस जी एक्स, तो इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स। ये लिखने का तरीका है, आप चाहें तो एक्स को एक बार लिख लीजिए एक साथ, या अलग अलग लिख लीजिए, दोनों एक ही चीज़ होती है। सेम ऐसे ही गुणा में होता है कि एफ गुणा जी एक्स, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स गुणा जी एक्स, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही मैंने ऐसे किया कि एफ एच जी एच अलग अलग कर लिया, और ये मेरा बन गया एफ ओ एच इंटू ये मेरा बन गया जी ओ एच, जो कि बराबर है। इसका मतलब ये काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कि फॉग और गॉफ निकालिए दिए गए फंक्शंस के। तो एफ एक्स हमें दिया गया है मोड एक्स, और जो जी एक्स है वो दिया गया है हमारा मोड 5x-2। इस फलन का गॉफ और फॉग निकालिए। सबसे पहले फॉग निकाल लेते हैं। फॉग का मतलब होता है कि भाई हम एफ के अंदर जी एक्स रखने वाले, तो ये रहा आपका एफ के अंदर आप क्या रखेंगे, जी एक्स को रख देंगे। तो ये एफ रहा, इसके अंदर एक्स की जगह जी एक्स रख देंगे, तो ये आ गया एफ जी एक्स। खाली जी भी लिख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, कोई जरूरी नहीं जी एक्स करें आप, इतना बड़ा नाम लिखें, सीधा जी लिख दीजिए। जी का मतलब भी वही है, जी का मतलब ये फलन। तो आप चाहें तो इसको छोटा नाम रख सकते हैं कि भाई मैं जी एक्स नहीं पुकारूंगा, मैं इसको जी के नाम से पुकारूंगा। ठीक है भाई, ये लीजिए। और आप कह दो भाई मैं एफ एक्स को एफ एक्स के नाम से नहीं पुकारूंगा, खाली एफ के नाम से पुकारूंगा। जैसे अभिनव किसी का नाम है और आपने छोटा घर पे नाम रख लिया अभी, कि भाई मैं इसको अभी नाम से पुकारूंगा। अभिनव बहुत ही बड़ा हो गया, अभिनव नाम से नहीं पुकारूंगा, अभी के नाम से पुकारूंगा, तो ठीक है। वैसे आपने कह दिया भाई मैं एफ एक्स बड़ा लगता है मुझे, मैं एफ के नाम से पुकारूंगा, इसको जी के नाम से पुकारूंगा, तो ठीक है। तो अब आप जी एक्स अपनी जगह रख दीजिए, तो जी एक्स यहाँ रखेंगे तो मोड 5x-2। अब यहाँ पे तो देखिए 5x-2 पे एक मोड 5x-2 बेचारा एक मोड 2 लग गए। और 2 मोड करेंगे क्या भाई, ये तो बताओ, 2 मोड करेंगे क्या। आपके घर का एक नल खराब हो गया, आपने नल ठीक करने के लिए 2 प्लम्बर बुला लिए। अब भाई 2 क्या करेंगे, नल एक है, ठीक करने वाले 2 है, तो एक ही काम करेगा ना, चाहे इसको रख लो चाहे उसको रख लो।
तो सेम वही बात है, तो एक मोड रख लो भाई, दो दो मोड बेचारे क्या करेंगे यहाँ पे। क्यों, ये बात क्या है, ये बात ये कहती है कि अगर एक ही नंबर है उस पर दो बार मोड लेने का क्या अर्थ है, क्योंकि मोड का मतलब होता है माइनस को प्लस करना, तो वो माइनस को प्लस कर देंगे तो एक ही मोड ही कर देगा, फिर दो मोड वापस क्या करेगा, पहले वाले मोड ने माइनस को प्लस कर दिया अगर माइनस हुआ तो, फिर दूसरे वाला मोड क्या करेगा, दूसरे वाले मोड का कोई अर्थ ही नहीं रहता। तो सेम वही बात है, जब नल ठीक करने के लिए एक प्लम्बर आ चुका वो ठीक कर देगा, फिर दूसरे प्लम्बर क्या करेगा वहाँ पे। तो ये आ गया आपका फर्स्ट, है ना, ये आपका फॉग आ गया। अब अगर आप गॉफ निकालना चाहते हैं, गॉफ, तो ये आपका जी के अंदर एफ एक्स जाएगा, ये आपका जी, इसके अंदर आप एफ एक्स रखेंगे तो ये आ जाएगा 5 एफ एक्स माइनस 2x की जगह आपने एफ एक्स रख दिया। अब भाई खुद एफ एक्स का मान रख दीजिए, एफ एक्स का मान है मोड एक्स। अब यहाँ पे आप नहीं कह सकते मोड 2 है, यहाँ पे मोड 2 नहीं, यहाँ ये वाला मोड x पे लग रहा है और ये वाला मोड 5x माइनस 2 पे लग रहा है। यानी यूँ समझिए आपके घर में दो नल खराब हुए हैं, तो एक को पहला प्लम्बर ठीक कर रहा है, एक को दूसरा ठीक कर रहा है, तब तो चल जाएगा ना। एक नल को दो ठीक करें तब दिक्कत है। तो यहाँ नल अलग अलग है, ये देखिए ये x पे लगा हुआ है और ये 5x माइनस 2 पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका गॉफ आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। आपका फंक्शन जो एफ एक्स है वो बराबर है 4x प्लस 3 बट्टा 6x माइनस 4। ये आपका फंक्शन है एफ एक्स, एक्स बराबर नहीं है 2/3 के, वो इसलिए मना किया है क्योंकि नीचे जीरो आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। जैसे आप 2/3 यहाँ रखेंगे तो 4 में से 4 जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो ये प्रांत में नहीं आएगा, है ना। प्रांत में अगर ये आता तो फिर ये दिक्कत आ जाती, इसलिए प्रांत में से बाहर रखा गया। तो अब बताइए कि अगर f को f के साथ ही संयुक्त किया जाए, बड़ी प्यारी बात करिए यार, पहली बार मजा आया। अगर f को f के साथ संयुक्त करेंगे तो वापस x आ जाएगा, तो अच्छी बात है। अधिकतर f को g के साथ कर रहे हैं, g को f के साथ कर रहे हैं, हमारे दिमाग में फिर बैठ जाएगा कि f को और g को संयुक्त किया जा सकता है, या g और f को किया जा सकता है, f और f को नहीं किया जा सकता। तो बढ़िया ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन होने चाहिए जो हमारे सोच को, जैसी कोई गलत सोच बनने लगी वो उसको चैलेंज कर दे। तो f ओ f कैसे बनेगा, जैसे जी ओ एफ बनता था, f के अंदर ही f को रख दीजिए, बनना तो वही है। जैसे गॉफ बनता था, जैसे फॉग बनता था, वैसे ही एफ ओ एफ बनेगा, f के अंदर f रख दीजिए, तो ये रहा f, f के अंदर f रख देंगे तो क्या आ जाएगा 4f(x), जहाँ x है वहाँ f रख दीजिए, 4x प्लस 3 बटा 6f(x) माइनस 3 माइनस 4, ये लीजिए, ये हो गया। अब आप f(x) का मान रख दीजिए वापस, f(x) का मान है 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं। अब खुद f(x) का मान रख दीजिए, तो f(x) है 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 बट्टा 6x माइनस 4 और प्लस 3 बट्टा 6, 4x प्लस 3, 6x माइनस 4 प्लस माइनस 4 माइनस 4, लघुत्तम ले लेते हैं 6x माइनस 4, ऊपर ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 चौक 16x प्लस 4 तियाँ 12, 16x प्लस 12 और ये से हो जाएगा तो 6 तियाँ 18x माइनस 12। नीचे भी लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम आ जाएगा 6x माइनस 4 और ये 6 से गुणा हो जाएगा तो ये जाएगा 6 चौक 24x प्लस 18 माइनस 6 चौक 24x प्लस 6 तियाँ 18 माइनस 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 24x और माइनस माइनस प्लस का 16, 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 कट गया, ऊपर 12 से 12 कट गया, 24x से 24x कट गया, ऊपर हो गया 16 और 18 जो कि हो जाता है 34x, ऊपर हो गया 34 और नीचे हो गया 18 और 16 34, 34 से 34 कट जाएगा और ये आपका बच जाएगा x। और आपको कहा गया था यही कि एफ ओ एफ एक्स आना चाहिए जो कि आ रहा है, तो फाइनली ये सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताना है कि कौन सा फलन जो है उसका इन्वर्स है और किस फलन का इन्वर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन से फलन का इन्वर्स है कौन से नहीं है। तो एक एक आच्छादक है तो इन्वर्स है वरना नहीं है, सीधी बात। तो f आपका दिया गया है 1 2 3 4, ये आपका f जो है ये परिभाषित है इस समुच्चय से, ये इसका प्रांत हो गया, से लेकर सह प्रांत दिया है 10, खाली 10, बढ़िया भाई, ठीक है। अब इसमें से पहला है कि बताइए कि ये फलन जो है जो अभी दिया गया है नीचे, क्या इसका इन्वर्स होगा। 1 पे 10, 1 पे 10, 2 पे 10, 3 पे भी 10, 4 पे भी 10, क्या इसका इन्वर्स होगा। तो भाई इन्वर्स के लिए क्या शर्त जरूरी है,
प्रतिलोम फलन के लिए क्या चाहिए आपको? प्रतिलोम फलन के लिए फलन का एक एक ही आच्छादक होना ज़रूरी होता है। अगर आपका फलन एक एक ही आच्छादक नहीं है तो आपका फलन का इन्वर्स नहीं बन सकता। तो भाई ये तो एक एक ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 पर 10 आ रहा है, 2 पे भी 10 आ रहा है, तो अलग अलग बिंदु हैं, 1 और 2 दोनों अलग अलग है, लेकिन आंसर 10 आ रहा है। 1 और 2 नहीं, 3 पे भी 10 ही आ रहा है, 4 पे भी 10 ही आ रहा है, सब पे 1 आ रहा है। तो सब पे 1 आ रहा है तो बहु पे 1 आ रहा है, तो बहु एक ही हुआ ना, और बहु एक ही हुआ तो एक ही नहीं हुआ, एक ही नहीं हुआ, तो ये प्रतिलोम फलन नहीं हो सकता। यह फलन एक ही नहीं है, यह फलन एक ही नहीं है, इसलिए एफ इनवर्स नहीं होगा, इसलिए प्रतिलोम फलन विद्यमान नहीं होगा। ये लीजिए, ये है वो कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एफ एक फलन है जो कि बड़े अंतराल संख्याओं पर परिभाषित है, और फलन दिया गया इस तरीके से है कि एफ एक्स बराबर है एक्स बट्टा एक्स प्लस 2। सबसे पहले तो सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन है, पहले प्रूफ कीजिए कि ये फलन जो है ये एक एक ही है, एक एक ही है, इस बात की जांच करके बताइए। ठीक है साहब, पहले एक एक ही चेक करते हैं, एक एक ही है या नहीं है, इस बात की पूर्ति करते हैं पहले। तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ये लीजिए साहब, बराबर ले लिया। अब देखेंगे कि एक्स वन एक्स टू बराबर आते नहीं आते। तो एक्स वन बट्टा एक्स वन प्लस टू, एक्स टू प्लस टू, वज्र गुणा कर देते हैं। वज्र गुणा करने पर एक्स वन एक्स टू प्लस टू एक्स वन, एक्स वन एक्स टू, टू एक्स टू, ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स वन बराबर आ गया एक्स टू आ गया। इसका मतलब एक एक ही है, बिल्कुल प्रूफ हो रहा है कि साहब एक एक ही है। ये लीजिए, तो एक एक ही है, कन्फर्म है। अब इसका प्रतिलोम निकालने के लिए बोल रहे हैं। वैसे आच्छादक आप सोचेंगे आच्छादक जो है वो तो चेक किया ही नहीं, तो क्वेश्चन ने नहीं कहा आच्छादक चेक करने के लिए, क्वेश्चन ने कहा कि चेक कीजिए कि ये एक ही है या नहीं, तो मैंने चेक कर दिया। अब आच्छादक नहीं भी है, मान लीजिए आच्छादक नहीं है, और तो हमें एक बात याद है, मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, आच्छादक नहीं भी हुआ तो आप प्रांत या परिसर को ठीक करके उसको आच्छादक बना सकते हैं। कोई भी फलन ऐसा नहीं होता जो हमेशा एक ही आच्छादक ना हो, आप उसको थोड़ा सा ठीक करेंगे तो एक ही आच्छादक बन जाएगा। तो सेम ये बात यहाँ पे भी है, नहीं है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इसने बनाया भी है। इसने क्या कहा कि जो एफ है उसको -1 से लेकर +1 तक रखिए। यहाँ तो क्योंकि प्रांत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रांत की जो प्रॉब्लम होती है वो बेटा आच्छादक उससे होती है, एक ही से होती है। एक ही है इसका मतलब प्रांत सही है, और आच्छादक नहीं है इसका मतलब प्रॉब्लम किसके साथ है, सह प्रांत के साथ है। तो सह प्रांत को इसने चेंज कर दिया, सह प्रांत को कहा रेंज ऑफ एफ। देखिए अब उसको आर को रेंज ऑफ एफ कर दिया, रेंज का मतलब परिसर। अब परिसर ले लेंगे तो परिसर में तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। परिसर का मतलब क्या होता है, सब जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं छूटा। परिसर तो होता ही वही है ना, परिसर का मतलब सब जुड़े हुए हैं, कोई नहीं छूटा। तो इसने क्या किया, आर को हटा दिया, आर की जगह रेंज ऑफ एफ लगा दिया। रेंज ऑफ एफ का मतलब सब कुछ जुड़े हुए हैं, तो अब तो उसका इन्वर्स बन जाएगा। यहाँ पे एक बड़ी कमाल की बात कही है मैंने, एक एक की जो है, अगर प्रांत जो है एक एक की जो प्रॉब्लम आती है वो प्रांत की वजह से आती है। प्रांत को ठीक करेंगे तो एक एक ठीक हो जाएगा। परिसर सह प्रांत को ठीक करेंगे, सह प्रांत को ठीक करेंगे तो आपका आच्छादक हो जाएगा। तो एक एक की प्रॉब्लम होती है प्रांत के साथ, और आच्छादक की प्रॉब्लम होती है सह प्रांत के साथ। तो आपका सह प्रांत देखिए ठीक कर दिया, आर को हटा दिया और आर की जगह रेंज ऑफ एफ ले ले। रेंज ऑफ एफ का मतलब जिन जिनको एफ जोड़ेगा बस वही रखेंगे, बाकी को हटा दिया तो अपने आप ही ठीक हो गया। अब तो एफ इनवर्स बन जाएगा। चलिए एफ इनवर्स बनाते हैं। चलिए इसका प्रतिलोम फलन बनाते हैं। एफ एक्स बराबर वाई, ये आपका फलन है एक्स बट्टा एक्स प्लस 2 बराबर वाई। वज्र गुणा कर दीजिए, एक्स बराबर एक्स वाई 2y, एक्स को एक तरफ ले लीजिए, 2y 1 माइनस वाई बराबर 2y, और x बराबर आ जाएगा आपका y। ये आपका एफ इनवर्स बन गया, एफ इनवर्स y बराबर। और बहुत अच्छी बात कही उसने कि सह प्रांत को चेंज कर दिया, क्योंकि जो पूरा सह प्रांत अगर पूरा रियल नंबर होता तो ये कभी भी, ये फंक्शन जो है वो कभी भी प्रतिलोम नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि y बराबर 1 नहीं चलेगा इसके अंदर। देखिए y बराबर 1 नहीं चलेगा, तो r में से आपको 1 छोड़ना था। ठीक है, तो एफ इनवर्स बराबर ये आ गया, और इसे चाहें तो आप वापस x में भी लिख सकते हैं। मैंने आपको समझाया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप y में लिखते हैं या x में लिखते हैं। तो ये लीजिए x में लिख लिया। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना था कि जो प्रांत होगा, जो f का परिसर होगा, वो पूरा r नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 1 रखते हैं तो उसमें दिक्कत आएगी। तो f का जो परिसर होगा या रेंज ऑफ f होगा, जिसको रेंज ऑफ f कहा था, इसीलिए इसने ठीक करके दिया था खुद नहीं,
कि भाई आप रेंज ऑफ एफ ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है पूरा आर हो या ना हो। तो बिल्कुल सही कहा था इसने कि पूरा आर नहीं है, आर में से एक को छोड़ना पड़ेगा, एक नहीं ले सकते आप, है ना। तो इसलिए इसने ठीक कर दिया था, तो आराम से अभी इन्वर्स निकल गया। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक फलन है जो कि आर से आर में परिभाषित है, रियल नंबर से रियल नंबर में, और एफ एक्स बराबर है आपका 4x+3। अब आप ये चेक करके बताइए कि क्या ये एक ही आच्छादक है, क्योंकि पूछा गया कि क्या ये प्रतिलोम है, क्या ये प्रतिलोमी है। प्रतिलोमी, प्रतिलोमी का मतलब क्या, इसका प्रतिलोम है, प्रतिलोमी है। प्रतिलोमी है क्या मतलब इसका इन्वर्स है, इन्वर्स तब होगा जब एक ही आच्छादक हो। तो ये प्रतिलोमी में है या नहीं है, इसको पता करने के लिए एक ही आच्छादक चेक करते हैं। तो सबसे पहले एक ही चेक कर लेते हैं। तो fx1 बराबर fx2, अब x की जगह x1 रख देंगे तो 4x1+3, x2 रख देंगे तो 4x2+3, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा। मतलब फलन एक ही है, कोई डाउट नहीं है। आच्छादक पे आ जाइए, fx बराबर y, fx जो है वो 4x+3 है बराबर y, x बराबर y-3/4। अब यहाँ आप आराम से देख सकते हैं किसी y में कोई दिक्कत नहीं है, कोई y हो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, ना तो इसमें कोई भाग है, ना इसमें कोई लोग है, ना कोई अंडर रूट है, ना कुछ और है, यानी सारे y पे काम करेगा, मतलब पूरा का पूरा y रियल नंबर होगा। तो इसका मतलब f का जो परिसर है वो रियल नंबर है, क्योंकि इसका जो प्रांत है, ये देखिए f इनवर्स है बेटा, ये आपका f इनवर्स y हो गया, मतलब प्रतिलोम फलन हो गया। तो इसका जो प्रांत है वो सारे y है ना, सारे y है, सारे y है मतलब पूरा रियल नंबर है। तो f का परिसर हुआ ये, तो f का परिसर पूरा रियल नंबर है, जो कि सह प्रांत के बराबर है, सह प्रांत भी पूरा आ रही है, तो दोनों बराबर है। इसका मतलब अच्छा देगा, अच्छा देगा मतलब प्रतिलोम फलन विद्यमान है। और कितना होगा, ये रहा y-3/4। अब y की जगह आप x लिख दीजिए, क्योंकि अधिकतर जो है इन्वर्स को x में लिखते हैं, तो हम भी x में लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें है r+ से लेकर इंटरवल 4 से लेकर अनंत तक, जिसमें 4 शामिल है, 4 शामिल है से लेकर अनंत तक। r+ दिया है, r+ का मतलब सारे रियल नंबर जो 0 से बड़े हैं, r+ प्लस के हैं, तो 0 नहीं शामिल नहीं होगा, क्योंकि 0 प्लस का है ना माइनस का, दोनों का ही नहीं है। तो 0 से बड़े अनंत तक सारे नंबर होंगे। तो पहले इसको आप चेक कर लीजिए कि तो fx1 बराबर fx2, x की जगह x1 रख दीजिए, x2 रख दीजिए, दोनों साइड कट गए। आपके यहाँ पे दो पार्ट आएंगे, जब दोनों के स्क्वायर से स्क्वायर काटेंगे तो एक माइनस का आएगा और एक प्लस का आएगा। माइनस का होने का मतलब है x1 + x2 बराबर 0। ये तो संभव हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि x1 और x2 दोनों ही प्लस के हैं, क्योंकि प्रांत से तो लेंगे ना आप, x के मान कहाँ से लेते हैं, प्रांत से, प्रांत के अंदर तो सब कुछ प्लस के हैं। और दो धनात्मक संख्याओं का जोड़ 0 आता नहीं है, दो प्लस के नंबर है, दोनों को जोड़िए 0 आ सकता है, नहीं, तो ये संभव नहीं है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा कि x1 बराबर x2, और x1 बराबर x2 होगा, इसका मतलब एक ही है। अब आ जाते हैं आच्छादक पे, fx बराबर y, x² + 4 बराबर y, x बराबर √y-4। तो यहाँ अंडर रूट आ रहा है, तो अंडर रूट के अंदर वाला 0 से बड़ा होना चाहिए, तो y बड़ा होना चाहिए 4। तो इसका मतलब y का मान 4 से लेकर कितना भी बड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो 4 से आगे अनंत तक सब कुछ है। ये हमारे y का मान है, यही हमारा सह प्रांत भी है, तो परिसर और सह प्रांत बराबर है, इसका मतलब ये भी आच्छादक है। आच्छादक है, इसका मतलब इसका भी प्रतिलोम फलन विद्यमान है, अतः प्रतिलोम फलन विद्यमान है, प्रतिलोम फलन विद्यमान है। हो गया काम आपका। चलिए कितना होगा प्रतिलोम फलन वो भी बता दीजिए भाई, साथ ही साथ जब चल रहा है तो। प्रतिलोम फलन वही आएगा जो x आया था आपका, x कितना आया था, ये रहा, x बराबर आया था √y-4, तो यह आ जाएगा √y-4। अब आप इसको x में लिखना चाहें तो x में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि x में लिखा हुआ है या y में लिखा हुआ है, क्योंकि हमें पता है वो वाला x अलग है और ये वाला x अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक फलन है f, जो कि हमें कहा गया कि भाई r+ से r+ प्लस का चिन्ह नीचे लगा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है ना, और इंटरवल है -5 से लेकर इन्फिनिटी तक, और फलन है आपका fx बराबर 9x² + 6x - 5। ये आपका फलन है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये प्रतिलोमी है या नहीं है ना, उसके बाद बात आती है हमारे प्रतिलोम निकालने की। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि एक ही है या नहीं है, एक ही है या नहीं है। तो fx1 बराबर fx2, तो 9x1 का स्क्वायर, 6x1 बराबर 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 - 5। अब आप दोनों साइड से 5 से 5 कट कर सकते हैं। 9x1 का स्क्वायर माइनस 9x2 का स्क्वायर इधर ले आइए, प्लस 6x1 माइनस 6x2, सारे पदों को इस तरफ ले आए बराबर 0। यहाँ से आपका 9 कॉमन आ जाएगा,
9 कॉमन आने पर ये बचेगा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस 6, ये आ जाएगा आपका x1 माइनस x2 बराबर 0। अब आपका x1 माइनस x2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, x1 माइनस x2 कॉमन, और ये बचा 9 x1 प्लस x2 और प्लस 6। अब यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये 0 हो जाए या 0 हो जाए। तो दो ऑप्शन हुए यहाँ पे, या तो x1 माइनस x2 0 हो जाए, और अगर ये 0 नहीं होता है तो फिर दूसरे वाला जो है 9 x1 प्लस x2 प्लस 6 ये 0 हो जाए। पहले इस वाले जो सेकंड वाले पार्ट की इसकी चर्चा करके देख लेते हैं क्या ये हो सकता है। तो ये 0 तब होगा जब x1 प्लस x2 जो है 6 को इधर ले आइए, माइनस 6, 9 को भाग में ले आइए, तो माइनस 6/9 जो कि कट के माइनस का 2/3 आ गया। तो सोचिए पहले कि क्या x1 x2 दो संख्याओं का जोड़ माइनस का 2/3 हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? होता है तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारा जो प्रांत है वो r प्लस है। r प्लस का मतलब सब धनात्मक संख्याएं इसके अंदर है, और 2 प्लस की संख्याओं का योग माइनस कैसे हो सकता है ना? 2 धनात्मक संख्याओं का योग ऋणात्मक कैसे हो सकता है? 2 धनात्मक संख्याओं का योग ऋणात्मक नहीं हो सकता, योग ऋणात्मक नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं बातों को? 2 धनात्मक संख्याओं का योग ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। और ये नहीं हो सकता तो फिर इसको होना पड़ेगा। तो x1 बराबर होगा, ये ऑप्शन बचा, ये सही होगा, और ये सही होगा तो फलन 1 1 ही है। f जो है वो आपका 1 1 ही है। अब आ जाते हैं आच्छादक पे। क्या ये आच्छादक है? इसका आच्छादक जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन मज़ा आएगा। f(x) बराबर y लीजिए, f(x) बराबर y, f(x) का जो मान है वो हमें दिया गया है 9x² प्लस 6x माइनस 5 बराबर में y। सारे पदों को आप एक तरफ कर लीजिए, 9x² प्लस 6x माइनस 5 माइनस y बराबर 0। y को इधर लिया है, माइनस का y हो गया। अब आपको x निकालना है तो इसको आप द्विघात समीकरण के हिसाब से ट्रीट कीजिए। जैसे एक द्विघात समीकरण होती है उसके हिसाब से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, ये y प्लस 5 हो गया बराबर में 0। और श्रीधराचार्य लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे x का मान निकालने के लिए, श्रीधराचार्य विधि से। तो x का मान आ जाएगा x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। तो 6 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 9, c का मान माइनस ब्रैकेट y प्लस 5 बट्टा 2 इंटू ए। ये लीजिए हमारे x का मान आ गया, x बराबर माइनस 6 प्लस माइनस ये हो गया अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 चौक 36 प्लस y प्लस 5 बट्टे हो गया 9 दूनी 18। 36 आपका कॉमन आ जाएगा जो कि अंडर रूट से बाहर आके 6 हो जाएगा, तो ये आपका 6 हो गया, माइनस 1 प्लस माइनस 6 बाहर, अंडर रूट के अंदर हो गया 36 का 1 प्लस y प्लस 5 बट्टा 18। आपका x आ गया माइनस 1 प्लस माइनस 6 कॉमन लेके आप ऊपर नीचे से कट कर देंगे तो जाएगा अंडर रूट y प्लस 5 बट्टा 6 से कट गया तो नीचे 3 आ गया, ये 3 आ गया। अब यहाँ पे पहले एक बात समझ लेते हैं कि ये प्लस का चिन्ह आएगा कि माइनस का चिन्ह आएगा। अगर ये माइनस का चिन्ह आता है तो दोनों माइनस के मिला के माइनस आएगा, तो x का मान माइनस का आएगा, लेकिन x का मान तो माइनस हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऊपर चलिए, आपके फलन की परिभाषा में ये बात क्लियर है कि आपका फलन का जो प्रांत है वो तो पॉजिटिव है, x जो है वो तो धनात्मक है, तो x माइनस का नहीं आ सकता। तो इसके जो दो आंसर आएंगे उसमें से पहले वाला आंसर जो है प्लस वाला वो तो बचेगा, माइनस वाला कैंसिल होगा। x बराबर माइनस 1, सॉरी ये 5 प्लस 6 हो गया यहाँ पे, माइनस 1 प्लस बट्टा 3 ये हो गया। दूसरा आंसर होता है माइनस वाला y अंडर रूट y प्लस 6 बट्टा 3। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आप y का कोई भी मान रखिए, अंडर रूट से जो भी मान आएगा वो माइनस रहेगा क्योंकि बाहर माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों मिला के माइनस आएंगे, 3 का भाग लगेगा माइनस आएगा। तो ये दिखाता है कि x का मान माइनस का होगा, और x का मान माइनस का हो ही नहीं सकता क्योंकि x जो है वो धनात्मक संख्याओं पे बताया गया। यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x जो है वो हमें दिया गया है कि 0 से बड़ा है, इवन 0 भी नहीं है, 0 से बड़ा है, तो ये संभव नहीं हो सकता। तो ये बचा, हाँ जी ये होगा। अब इसमें थोड़ा सा पेच है बेटा, इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, बड़ी ज़बरदस्त बात इसके अंदर होने वाली है।
पहली बात तो एक्स का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, सही है, एक्स का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, तो -1 प्लस अंडर रूट वाई प्लस 6/3 जो है वो बड़ा आना चाहिए 0 से, क्योंकि एक्स है और एक्स का मान 0 से बड़ा है, क्योंकि दिया हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स का मान आर प्लस से लेना है, आर प्लस का मतलब 0 से बड़ा, आर प्लस का मतलब क्या है, प्लस की संख्या है, प्लस की संख्या 0 से बड़ी होती है, तो इसका मान नेगेटिव नहीं आना चाहिए। 3 को इधर भेज दीजिए, तो जगह -1 प्लस अंडर रूट वाई प्लस 6 बड़ा होगा 0 से, 3 को इधर भेज दिया, 1 को इधर भेज दिया, प्लस का 1 हो गया, अंडर रूट वाई प्लस 6 बड़ा हो गया 1 से, वर्क करने पर, दोनों साइड वर्क करने पर हो जाएगा वाई प्लस 6 बड़ा होगा 1 से, क्योंकि 1 का वर्क तो 1 ही होगा, 6 को इधर भेज दीजिए, तो ये 6 इधर आते ही हो गया -5, तो y का मान जो होना चाहिए वो -5 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब y जो है -5 से आगे जाएगा, तो -5 से लेकर आगे कितना ही चलिए अनंत तक सब कुछ अलाउड है, तो ये आपका हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, गड़बड़ इसलिए आ रही है कि हमारा जो सह प्रांत है उसमें तो -5 शामिल है, जबकि परिसर जो आ रहा है उसमें -5 शामिल नहीं है, तो ये गड़बड़ कैसे हो रही है, ये गड़बड़ इसलिए हो रही है कि आर प्लस की जो परिभाषा है वो ढंग से नहीं बताई गई यहाँ पे, ये आर प्लस क्या है, अगर ये आर प्लस जो है उसमें 0 शामिल है तब तो -5 भी शामिल होगा, अगर 0 शामिल नहीं है, अगर 0 शामिल नहीं है, क्योंकि देखिए प्लस का चिन्ह नीचे लगाया गया है और यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि आर प्लस कौन है, तो अगर हम आर प्लस जो है ये मान के चलते हैं, यदि यहाँ पे दूसरा पार्ट भी लिख देता हूँ साथ में, यदि, क्योंकि देखो जो सवाल दिया होता है उसमें खुद को बताना होता है कि ये क्या है, अगर हम आर प्लस का मतलब 0 लेके चलते हैं कि 0 शामिल है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आ जाएगा, करेक्शन नीचे मिलेगा, क्योंकि तब आपका x का जो मान है वो 0 भी हो सकता है, तो ये बराबर का चिन्ह चलेगा, और इस बराबर के चिन्ह की वजह से आपका y जो होगा वो -5 के बराबर भी हो जाएगा, तब जो आपका y आएगा उसमें -5 भी शामिल होगा और उससे लेकर अनंत तक सब कुछ शामिल होगा, तब ये जो फलन है इसका सह प्रांत और परिसर बराबर हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि देखिए नॉर्मली प्लस का चिन्ह नीचे लगाया जाता है, यहाँ प्लस का चिन्ह नीचे लगाया तो हो सकता है इसका कोई मतलब होगा, लेकिन क्वेश्चन ने नहीं बताया हुआ ये मतलब क्या है, तो ये ज़रूरी है कि क्वेश्चन खुद बताए कि भाई इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ आर प्लस जो है अधूरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो पूरा नहीं है, क्वेश्चन ने पूरा डिटेल से सारी बात नहीं बताई है, अगर अधूरा क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर भी अधूरा ही होगा, ठीक है ना, तो उस क्वेश्चन को हमें पूरा करना पड़े। तो आइए एक एक अच्छा तक दोनों हो गया, अब दोनों हो गया इसका मतलब इन्वर्स है इसका, और इन्वर्स कितना हुआ इसका, x बराबर -1 प्लस अंडर रूट वाई प्लस 6/3, ये हुआ, ये आपका f इन्वर्स y होगा, लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कहता है कि f एक फलन है जो कि x से y पे जा रहा है, f एक फलन है जो कि x से y जा रहा है और जो कि व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है मतलब इसका f इन्वर्स विद्यमान है, दिया हुआ है कि व्युत्क्रमणीय फलन है, तो सिद्ध कीजिए इसका जो व्युत्क्रम होगा वो इकलौता होगा, व्युत्क्रमणीय फलन है तो इसका व्युत्क्रम अद्वितीय होगा, इकलौता होगा। अगर किसी फलन का व्युत्क्रम होता है, इन्वर्स होता है, प्रतिलोम फलन विद्यमान होता है तो वो इकलौता होता है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मानते हैं फलन के 2 व्युत्क्रम है, जो कि ये कह रहा है कि इकलौता होगा, लेकिन हम 2 मान के चलेंगे, प्रूफ करेंगे 2 मानने से 2 नहीं होंगे, लास्ट में जब आप चेक करेंगे तो पता चलेगा कि दोनों एक है। तो माना f के 2 प्रतिलोम है, माना f के 2 प्रतिलोम फलन है, एक का नाम g है और एक का नाम h है, g तथा h, एक g है और एक h है, 2 प्रतिलोम मान लिए, लेकिन 2 मानने से 2 थोड़ी हो जाएंगे, प्रूफ भी करके दिखाओ, अगर सही में 2 है तो g बराबर h नहीं आना चाहिए, और अगर g बराबर h आ गया तो इसका मतलब है कि सिर्फ नाम 2 है तो एक ही, और अगर दोनों बराबर आ गया तो कंफर्म हो जाएगा कि 2 प्रतिलोम मान सकते हो लेकिन सिद्ध नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मान लिया 2 प्रतिलोम है g और h, अब ऑब्वियसली बात है g जो होगा वो y से x में परिभाषित होगा, क्योंकि प्रतिलोम है ना, तो उल्टा ही जाएंगे, और h जो है वो भी प्रतिलोम है तो वो भी y से x में ही जाएगा, उल्टा होगा ना, तो f अगर x से y में जा रहा है तो प्रतिलोम y से x में जाएंगे, ठीक है। चलिए पहले g प्रतिलोम है, g पे शर्त लगाते हैं, g f का प्रतिलोम है, इसलिए जब g और f निकालेंगे x के साथ तो हमें x ही मिलेगा, ठीक है, जहाँ x जो है वो x से लिया गया, सही है बात। इसी प्रकार जो h है वो भी f का प्रतिलोम है, तो अगर h और f निकालेंगे
तो एच ओ एफ भी एक्स ही देगा क्योंकि ये भी प्रतिलोम ही है। तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते, इसको 2 नाम दे देते। दोनों ही x दे रही है, इसका मतलब दोनों बराबर है, बराबर रख लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से बराबर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों ही x दे रही है, ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, दोनों बराबर हो गए। जी यू एफ एक्स एक्स जी ऑफ एफ एक्स, जी एफ का मतलब जी का मान एफ एक्स पे, एच ओ एफ एक्स मतलब h का मान एफ एक्स पे। तो इसका मतलब है g भी वही एफ एक्स पे वही मान दे रहा है जो h दे रहा है, और ये दोनों बराबर मान दे रहे हैं। इसका मतलब g और h एक ही है, g और h एक ही है, क्योंकि सेम बिंदु पे g भी वही मान देता है जो h दे रहा है। देखिए एफ एक्स पे g भी वही मान दे रहा है जो h भी दे रहा है। इसका मतलब दोनों सेम मान दे रहे हैं, दोनों सेम मान दे रहे हैं। फलन बराबर कब होते हैं? जो सेम मान देते हैं। मतलब आपने दो चीज़ें रखी, मान लीजिए एक h है और एक g फलन है, आपने दोनों में एक एक रखा, दोनों ने सेम उत्तर दिया। आपने 3 3 रखा, दोनों ने सेम उत्तर दिया। हर बिंदु पर अगर दोनों सेम उत्तर दे रहे हैं तो फिर वो दो कैसे हुए? फिर तो वो एक ही हुए ना। तो g बराबर h, और g बराबर h है, इसका मतलब दो प्रतिलोम नहीं है बल्कि एक ही है, सिर्फ नाम दो है, जो कि दर्शाता है प्रतिलोम अद्वितीय। दो प्रतिलोम नहीं हो सकते, एक ही होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि f एक फंक्शन है, 1 2 3 से फंक्शन ए बी सी पे जा रहा है। f जो है वो 1 पे हमें a लौटाता है, 2 पे हमें b देता है, और c पर हमें 3 पे हमें c देता है। तो f इनवर्स ज्ञात कीजिए। भाई f इनवर्स में क्या होगा? उल्टा होगा, a पे 1 आएगा, क्योंकि 1 पे a आया था उसमें a पे 1 आएगा। इसमें 2 पे b आया था तो f इनवर्स में b पे 2 आएगा। इसमें 3 पे c आया था तो उसमें c पे 3 आएगा। ये आपका काम हो गया, ये प्रतिलोम फलन आ गया। और एक बात आप अच्छे से जानिए और जानते भी हैं आप कि अगर किसी का प्रतिलोम निकाल लिया जाए, तो वापस क्या आ जाएगा? f। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इसने हमें क्या दिया? f ने क्या दिया? f का प्रतिलोम हमें a पे 1 दे रहा है, दोबारा प्रतिलोम निकालें तो वापस 1 पे a आ जाएगा, तो घूम के वहीं तो पहुंच गए। समझे कि f इनवर्स क्या कर रहा है? जैसे ये समझिए बेटा कि ये आपका फलन है f, आपके फलन ने क्या किया? आपने 1 रखा, उसने आपको a दे दिया, ठीक है। प्रतिलोम फलन क्या करेगा? प्रतिलोम फलन आपको a पे 1 लौटा देगा, ठीक है। प्रतिलोम वापस क्या करेगा? वापस 1 पे a दे देगा। तो जो आपका प्रतिलोम क्या कर रहा है? 1 पे a दे रहा है। यही काम तो f कर रहा था, f भी क्या कर रहा था? 1 पे a दे रहा था। तो प्रतिलोम भी क्या कर रहा है? पहला प्रतिलोम a से 1 देगा, दूसरा प्रतिलोम वापस 1 से a देगा। तो प्रतिलोम क्या देता है? वही देता है जो f दे रहा था। तो इसका मतलब होता है कि 2 बार प्रतिलोम निकालते वापस f आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ, इसको ऐसे समझिए, अगर f का प्रतिलोम g है तो जब g की बारी आएगी तो उसका प्रतिलोम f होगा। तो एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। समझ रहे बातों को? f इनवर्स, अगर मान लीजिए f इनवर्स का नाम मैं g रखता, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है g इनवर्स बराबर f, इसका मतलब g का प्रतिलोम f होगा। ये कह रहा है कि f का प्रतिलोम g है, तो f का जब प्रतिलोम निकालेंगे तो g आएगा, तो जब g का प्रतिलोम निकालेंगे तो वो क्या आएगा? f आएगा, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हो गया। आइए लास्ट 2 एपिसोड है, क्वेश्चन नंबर 13 और 14, उनको पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि f जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर पे, वास्तविक संख्याओं पे, और एफ एक्स बराबर है आपका 3 माइनस एक्स क्यूब की होल 1/3। इसका एफ ओ एफ ज्ञात कीजिए, बताइए क्या आएगा? एफ ओ एफ ज्ञात कीजिए। एफ ओ एफ का मतलब एफ में एफ ही रखना है, एफ के अंदर एक्स की जगह पे एफ रखना है। तो ये रखने पर क्या आ जाएगा? 3 माइनस एफ क्यूब की पावर 1/3। अब यहाँ पे एफ की जगह मान रख दीजिए, 3 माइनस जो एफ है उसका मान रखिए, एफ का मान है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। ये रख दिया एफ की जगह। फिर इसके ऊपर क्यूब और है, ये क्यूब, ये वाली क्यूब। फिर बाहर निकलते ही 1/3, ये 3 से 3 पावर कैंसिल, ये कैंसिल होते ही ब्रैकेट खुलेगा, -3 माइनस प्लस, ये एक्स की क्यूब बाय 1/3, 3 से 3 कैंसिल, एक्स की पावर 3 से 3 पावर कैंसिल, ये आ गया एक्स। तो आंसर आएगा एक्स। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन है कि एफ ये आपका प्रांत है, प्रांत में बाकी सब है सिवाय -4/3 को छोड़ के, और सह प्रांत पूरा रियल नंबर है। तो इस फंक्शन का इन्वर्स बताइए एफ एक्स का, जो कि एफ एक्स बराबर है आपका 4x
बट्टा 3x+4। अब आपको यहाँ कोई इशू नहीं होगा कि -4/3 को क्यों छोड़ा है, क्योंकि नीचे 0 आ जाता है इसलिए छोड़ा है। ठीक है, अब इसका जो है वो इन्वर्स फंक्शन निकालिए, तो बराबर में y मानिए, वज्र गुणा कीजिए 3xy + 4y, x को एक तरफ कर लीजिए, 3y = 4y, और x = 4y, 4 - 3y। तो ये लीजिए आपका f इन्वर्स तैयार हो गया। अब इसको x में लिखना चाहें x में लिख सकते हैं, y में लिखना चाहें y में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। और इस क्वेश्चन ने जो प्रतिलोम फलन है उसका नाम जी रखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, जी बोल दीजिए, हमें क्या दिक्कत है। नॉर्मली एफ इन्वर्स बोलते हैं, ये कह रहा है जी बोलो तो जी बोल देंगे, इसको क्यों नाराज़ करें। ये लीजिए फाइनली हो गया। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना समझ में आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।